हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो किसी भी कंट्री के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, फिर चाहे वो कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हो। एज ए स्टूडेंट आपने किन मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है जब आप अपना वीज़ा फाइल करने वाले हो, जहाँ अपनी फाइल लॉन्च करने वाले हो, और आपके पेरेंट्स को किन मेन डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी करवा लेना चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। हमारे पास जब भी कोई स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आता है तो बहुत सारे बच्चों के पास काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रेडी नहीं होते, जो उन्हें उस समय मालूम पड़ता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए अपनी फाइल लॉन्च करने के लिए, और उसमें उनका बहुत सारा टाइम जाता है और कुछ बच्चों का तो इनटेक भी मिस हो जाता है। मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो अपनी फाइल लॉन्च करना चाहते हैं उन्हें पहले से मालूम हो कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब मैं अपनी फाइल लॉन्च करूँगा, ताकि उनका टाइम और पैसा दोनों सेव हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एज ए स्टूडेंट्स आपको किन मेन पॉइंट्स को माइंड में रखना है अगर आप अपना वीज़ा सक्सेस रेट इंक्रीज करना चाहते हो। जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता है तो उसका रिजल्ट उसके पास होता है और उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, आप 12th में हो, आप बैचलर में हो, आप मास्टर में हो और अभी आपके पास 2-3 मंथ का समय है, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप 60% मिनिमम ओवरऑल आपका परसेंटेज का टारगेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% है। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमेशा यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से होती है। वीज़ा ऑफिसर जितनी आपकी परसेंटेज हाई होगी उतना ही वीज़ा सक्सेस रेट में आपको हेल्प होगा। सेकेंड चीज़, जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उसमें आपके कम से कम किसी भी एक सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगर फिर भी ऐसा हो जाता है कि किसी मेजर सब्जेक्ट में आपके 50% से कम आ जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट जरूर फाइल करिए और इम्प्रूवमेंट में उस सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करिए। अदरवाइज आपका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम हो सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मेजर सब्जेक्ट हम कैसे काउंट करें? अगर 12th में है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नॉन मेडिकल है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश, ये 4 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं और चारों में आपके 50% से कम किसी भी एक सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। और अगर ओवरऑल 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन से ऊपर होगा तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आप इतना ही करते हो आप अपने लिए बहुत बड़ा काम करते हो। सेकंड, आपका आइल्स स्कोर। आइल्स स्कोर में मैं हमेशा बच्चों को देखता हूं कि मैं आइल्स करूं या पीटी करूं, ये कॉमन क्वेश्चन है। मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि अगर आपने दोनों में से एक चूज़ करना है तो सबसे पहले आप ट्राई करो आइल्स के बारे में और उसमें 6 ईच लेने की कोशिश करो। अगर आप कनाडा जाते हो, यूके जाते हो, यूएसए जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में लगे रहते हैं कि अगर कनाडा नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, वहाँ पर 5.5 पे वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा सक्सेस रेट तो इंक्रीज़ होगा ही होगा जितना आपका आइल्स स्कोर अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे पीटी करते हैं। पीटी आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके आइल्स में 3-4 बार टेस्ट देने के बाद भी मार्क्स नहीं आते तो आप पीटी के बारे में सोचिए। अदरवाइज किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो आपको आइल्स सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट ही पीटी का देते हैं और बाद में उनका फाइल बहुत सारे कंट्री जैसे कनाडा की मैं बात करूँ तो नॉन एसडीज कैटेगरी में जाता है। आइल्स हमेशा आपको ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो 2 मेन पॉइंट है वो आपने फॉलो करने हैं, आपका एकेडमिक स्कोर प्लस आपका आइल्स स्कोर। इसमें आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अभी पेरेंट्स की मैं बात करता हूँ। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जहाँ आप अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब मैं अपनी फाइल लॉन्च करूँगा ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अगर हम पेरेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि मुझे कितने फंड्स चाहिए, मैं किस कंट्री के लिए अगर अपने बच्चे की फाइल लॉन्च करता हूँ। अगर यूके की बात करें तो 28 डेज ओल्ड चाहिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 3 मंथ चाहिए, कनाडा की बात चाहिए तो 3 to 6 मंथ चाहिए, यूएसए की बात करें तो फ्रेश फंड्स भी चल जाएंगे। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए हमें फ़ोन कर सकते हो, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। सेकेंड जो बड़ी चीज़ है कि कैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। जिस अकाउंट से आपने ट्यूशन फी पे करनी है, जिस अकाउंट की स्टेटमेंट आपने साथ में लगानी है, जिस अकाउंट का बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आपने साथ में लगाना है, उसको कैसे मेंटेन करना है। डेली बेसिस पे आपके पास एंट्रीज आनी चाहिए, डेली बेसिस पे एंट्रीज जानी चाहिए।
फर्स्ट चीज़ आपने मेंटेन करनी है। आपका बैंक बैलेंस अभी से मेंटेन हो जाना चाहिए। आपके फंड्स अगर आपके पास पड़े हैं मगर आपके बैंक में नहीं है तो वो फंड्स को एम्बेसी नहीं मानती। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा है और मैंने फाइल लॉन्च करने से 5 दिन पहले अपना वही पैसा जो मेरे घर पे पड़ा था उसको बैंक में डाला, तो वो 1 मंथ पुराने नहीं होंगे, वो सिर्फ 5 मंथ पुराने होंगे जो हमारी स्टेटमेंट में शो करेगा। तो अगर ऐसा कोई अमाउंट आपके घर पे पड़ा है, जहाँ अपने फ्रेंड्स के पास पड़ा है, जहाँ किसी से आपने लेना है, तो आप ये सोच लो कि जब मैंने फाइल लॉन्च करनी होगी उस समय मैं उस फंड्स को शो करूंगा अपने बैंक में, और अभी से मेरे पास पैसा वो शो होगा नहीं होगा। आपको जो पैसा आपके अकाउंट में होगा, जो पैसा आपकी स्टेटमेंट में आएगा, जितना पुराना वो होगा सिर्फ उसी को वो ओल्ड फंड मानते हैं। तो जो भी अमाउंट आपका इधर उधर पड़ा है, फिर चाहे आपके पास पड़ा है, फिर चाहे आपके कमीशन एजेंट जिसको हम आड़तिया बोलते हैं उनके पास पड़ा है, फिर चाहे आपके किसी फ्रेंड से लेना है, चाहे आपके बिजनेस से आना है, तो वो सभी फंड्स को अरेंज कर कर अपने बैंक में डालिए जिस बैंक से आप फीस पे करना चाहते हो। पहला काम। सेकंड चीज, अगर आपने कोई लोन करवाना है, बहुत सारे पेरेंट्स लोन करवाते हैं, कोई एजुकेशन लोन करवाता है, कोई प्रॉपर्टी लोन करवाता है, कोई एग्रीकल्चर का लोन करवाता है, कोई एग्रीकल्चर की लिमिट करवाता है। तो लोन अभी से करवाकर अपने अकाउंट में फंड्स रखिए ताकि वो फंड्स हमें पुराने शो कर सकें। उसमें बहुत सारे पेरेंट्स टाइम पे उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। एजुकेशन लोन तब होगा जब आपके पास ऑफर लेटर होगा, उसको छोड़कर बाकी सभी लोन, अगर आपने कुछ सेल करना है, चाहे किसी ने व्हीकल सेल करना है, किसी ने प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो वो अभी से सेल कर कर जो फंड आएंगे उनको अपने बैंक में रखिए। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होगी। बैंक का स्टेटमेंट हमेशा आने जाने में आपकी ट्रांजैक्शन शो करनी चाहिए। सेकंड चीज़, आपका जो अकाउंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए जितने टाइम का आप स्टेटमेंट दोगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो फंड्स के रिलेटेड थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बात करते हैं कि वो अकाउंट किनका होना चाहिए, स्पॉन्सर कौन कर सकता है। अगर सबसे अच्छी ऑप्शन मैं देखूं तो वो पेरेंट्स हैं, उनके फादर और मदर, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उसके बाद उसका ब्रदर सिस्टर हो सकता है, उसके बाद उसके नाना नानी हो सकते हैं, ऐसे ये सभी लोग हो सकते हैं। मगर अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो उनके पेरेंट्स हैं, फादर और मदर। जो भी फंड्स अगर फादर और मदर के अकाउंट में आप रख सकते हो और वहीं से आप सारा पे कर सकते हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सेकंड, जो भी स्पॉन्सर है उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे। पैन कार्ड लगेगा, जो भी स्पॉन्सर है। स्टूडेंट अगर 18 साल से प्लस है तो उसका भी पैन कार्ड आपको चाहिए होगा तो बेस्ट है। सेकंड, उनका जो सीए रिपोर्ट है वो लगेगा, ITR लगेंगी। ITR लास्ट 2 ईयर की होगी तो बढ़िया है। बहुत सारे पेरेंट्स ITR नहीं फाइल करते क्योंकि वो सोचते कि मैं तो फार्मर हूँ, मुझे अपनी ITR फाइल नहीं करनी, मैं कौन सा टैक्स पे करता हूँ। इंडिया में 5 लाख तक आप अगर अपना ITR फाइल करते हो, आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, आप सिर्फ पैन कार्ड के बिहाफ पे अपना ITR फाइल कर सकते हो 5 लाख तक का। और किसी भी कंट्री के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ITR की वो 8 to 10 लाख है। अगर फादर और मदर दोनों अपना पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद, पैन कार्ड आने के बाद अपनी ITR फाइल करते हैं तो उनके पास 10 लाख पर ईयर का इनकम शो हो सकता है। किसी भी फार्मर है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, उसको तहसीलदार सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास ITR है। तहसीलदार सर्टिफिकेट सिर्फ उन फार्मर्स को जरूरत पड़ती है जो ITR फाइल नहीं किया होता जिसने। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपना ITR फाइल करना है। सबसे पहले पैन कार्ड, फिर अपना ITR, फिर अपना CA रिपोर्ट। CA रिपोर्ट क्या होता है कि जो भी नेटवर्थ आपके पास है, आपका टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितना है, आपका हाउस का रजिस्ट्री कितना है, आपका कोई प्लॉट है, आपका कोई शॉप है, आपका कोई भी फंड पड़ा है, कोई FD है, कोई EPF है, कोई आपके शेयर है, कोई बॉन्ड है, जो भी आपके पास व्हीकल है, कोई गोल्ड है, जो भी आपके पास मतलब एसेट है, उसको आप CA को रिपोर्ट देंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट देंगे और CA उसके बिहाफ पे आपको एक CA रिपोर्ट रेडी कर देगा, जो रिपोर्ट आपको हेल्प करती है आपका वीज़ा लेने में। ये सभी डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स ने अरेंज करने हैं फंड्स के रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट्स की तरफ से कि जो फंड्स हमने रखने हैं वो किस तरह के अकाउंट में रखने हैं, करंट में रखें, सेविंग में रखें। तो सेविंग में आपको अपने फंड रखने हैं। दूसरी ऑप्शन है FD कर सकते हो, जब तक आप अपनी फाइल लॉन्च नहीं करते उसको FD में रख सकते हो, और जैसे ही फाइल लॉन्च करनी है उसको सेविंग में ट्रांसफर कर सकते हो। ये भी ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो काम है पेरेंट्स के लिए, अगर कोई करेक्शन करवाने वाला है आपके मेन डॉक्यूमेंट है, फिर चाहे आधार कार्ड है, कोई पासपोर्ट है, उसमें कोई करेक्शन की जरूरत है, कोई बच्चे का DMC है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट है,
बहुत सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं और बैठकर हमें बताते हैं कि सर मेरा पेरेंट्स का आधार कार्ड या मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पे जो नाम है वो उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। उससे पहले आप करवा लीजिए, क्योंकि उसमें 2-3 मंथ का समय लग जाता है, जिससे आपका अनटेक वेस्ट हो जाता है, एक अनटेक निकल जाता है। उस कंडीशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल करते समय आपको चाहिए, अगर आप चेक लिस्ट लेना चाहते हो किसी भी कंट्री का, यूके का, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको चेक लिस्ट मिल जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं मालूम पड़ रहा कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर देगी। उस डॉक्यूमेंट को बनाना कहाँ से है, कैसे बनेगा, वो भी सारी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे। उस डॉक्यूमेंट को पहले से रेडी करवा लीजिए। अगर किसी में करेक्शन की जरूरत है तो करेक्शन करवा लीजिए, ताकि जब आप अपनी फाइल लॉन्च करें तो कम से कम ये सारी एक्टिविटीज़ में जो आपका टाइम जाने वाला है वो टाइम आप कम से कम सेव कर लो, ताकि आपका कोई इनटेक मिस ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद अगर इस वीडियो के रिलेटेड या इस वीडियो के अलावा कोई भी इंक्वायरी आपके माइंड में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे साथ फाइल प्रोसेस करवाना चाहते हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ऑफर लेटर मंगवाना है, सिर्फ एलओए मंगवाना है, फाइल प्रोसेस करवानी है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमारी टीम 100% आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में, आपने फाइल ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, किसी अनदर कंसल्टेंट से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मोस्ट वेलकम, कभी भी कॉल करिए, हमारी टीम बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।